वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका चैनल द ऑनलाइन बस्ता में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस का पेपर हम सॉल्व करेंगे। ये क्लास 10th का रहेगा और 2022 का पेपर रहेगा। इसमें जो समय मिलता है सभी पेपरों की तरह आपको 3 घंटे का समय मिलता है। 15 to 20 मिनट आपको पढ़ने के लिए भी मिलते हैं। अगर आप जल्दी से पेपर पढ़ लें या समझ लें तो आप इस टाइम का प्रयोग भी आप लिखने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि पेपर लेंथी है तो आप इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जो जहाँ तक मार्क्स की बात है ये गत वर्षों की तरह 80 मार्क्स का ही रहेगा। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। जो चेंजमेंट हुए हैं हम उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। आपको गत वर्ष 29 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस वर्ष जो क्वेश्चन आएंगे 27 आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर काउंटिंग करेंगे तो काफ़ी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत आपको 8 क्वेश्चन आएंगे और जो MCQs होंगे। ठीक है, समझ रहे हैं, ये इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 1 के अंतर्गत आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत आपको 8 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 8 क्वेश्चन आपको अति लघु उत्तरीय, 10 क्वेश्चन आपको लघु उत्तरीय, 7 क्वेश्चन आपको दीर्घ उत्तरीय और प्लस 1 क्वेश्चन आपको मानचित्र संबंधित आएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको 6 क्वेश्चन आते हैं जैसे गत वर्षों में आते थे, लेकिन ये 1 क्वेश्चन के अंतर्गत रहेंगे। ठीक है, तो आप इनका योग करेंगे तो 10 + 8 18, 19, 26 और 27। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत 8 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको 4 में से कोई एक अपनी कॉपी में लिखना है। मानचित्र में भी जो क्वेश्चन नंबर 27 वार रहेगा उसमें 6 क्वेश्चन आएंगे। अभी हम जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करेंगे तो मैं वहाँ पे भी आपको समझा दूंगा। तो ये चेंजमेंट है, तो आप इनको भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब लाई गई? तो जो भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस आई वो 16वीं शताब्दी में आई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है पूछ रहा। ये ध्यान रखेंगे, तो ये गेहूं नहीं है। ठीक है, बाकी सारी खरीफ की फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाँ मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो लोकसभा हमारे पास ऑप्शन है, लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, ये पंचायती राज संस्थाओं में। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 4th वाला। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाता है? यानी कौन सा उद्योग है जो जहां बॉक्साइट रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है? ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है लोहा एवं इस्पात उद्योग, उर्वरक उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग और सीमेंट उद्योग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 वाला या C वाला, एल्युमिनियम उद्योग। यहाँ C तो है नहीं, 3 वाला एल्युमिनियम उद्योग इसमें ये है। तो आप इनको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, आप कॉपी निकाल दीजिए, अपने पेपर सॉल्व करने वाली कॉपी निकाल दीजिए और उसमें इनको नोट करते रहेंगे। मैं यहाँ आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर दिखाऊंगा, आप इन सबको नोट करेंगे। ठीक है, मैं समझाऊंगा नहीं। अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं वहाँ भी आपको वहाँ आपको समझाने का प्रयास करूँगा। या कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आया तो उसके लिए कोई अलग सा वीडियो बनाएंगे। स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन आपके चैनल पर इसमें विजिबल है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इससे पहले भी हम इंग्लिश के पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, उसमें हम 2022, 20, 19 और 18 के पेपर सॉल्व कर चुके हैं। 21 में पेपर हुए ही नहीं थे, तो 4 सालों के पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं। उनको भी आप देख सकते हैं, जिससे कि आप 100% मार्क्स अचीव करें। ठीक है, इसमें भी समझ विज्ञान में भी हम कम से कम 4 साल के पेपर हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, ऑपरेशन फ्लड। इसमें तो हम क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंच गए, लेकिन जैसे मैं शुरू में बता रहा था कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत अब 2023 से 8 विकल्पीय क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 8 MCQs आएंगे, जैसे यहाँ देख रहे हैं ना आप, यहाँ सिर्फ 4 ही MCQs हैं। ठीक है, तो अब 8 ऐसे MCQs आएंगे और आपको जो सही वाला है वो अपनी कॉपी में लिखना। जैसे इसका एल्युमिनियम था तो ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना, तो ऐसे 8 आएंगे आपको। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑपरेशन फ्लड क्या है?
तो ऑपरेशन फ्लड क्या है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं या वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में नोट करें आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ये है, शहरीकरण से क्या अभिप्राय है। शहरीकरण का अर्थ क्या है। ऑपरेशन फ्लड के बारे में देखें तो इसको श्वेत क्रांति भी कहते हैं। हो सकता है कि ये विकल्प में आ जाए। ठीक है, ये 1970 से शुरू हुआ था और इसको हम ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति के रूप में भी जानते हैं। शहरीकरण क्या है, तो शहरीकरण अब आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। शहरीकरण का तात्पर्य क्या है, तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। भारत के एक प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र का नाम बताइए। तो इसका ये है असम का डिगबोई क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर ये है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को पॉज करें और फिर लिखें। ठीक है, या स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। ठीक है, पर कैपिटा इनकम है ये किसे कहते हैं। तो ये मैंने आपको दे रखा है, आप इसको नोट करें। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन प्रत्येक साल आता है। कभी एनएसएस के बारे में आता है, कभी एनसीसी के बारे में आता है। तो आप ऐसे प्रश्नों को देखते रहें। एनएसएस के बारे में तो ये लिखा है कि एनएसएस का कोई एक उद्देश्य लिखिए। ठीक है, तो एनएसएस का एकमात्र उद्देश्य यह है कि युवा छात्रों को सामुदायिक सेवा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए अनुभव प्रदान करना। तो जो एनएसएस का एकमात्र उद्देश्य है। ठीक है, तो आप इसको भी नोट करें और एनसीसी की फुल फॉर्म देख लें आप। ठीक है, ये कई बार पूछा जा रहा है तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय स्तर पर सूखा आपदा प्रबंध, जो ये है कि सूखा आपदा प्रबंध हेतु कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है। तो इसके लिए जो मंत्रालय उत्तरदायी है वो है कृषि मंत्रालय। आप नोट कर लें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 19वीं सदी में भारत के सूती कपड़ा उद्योग की गिरावट के मुख्य कारण क्या थे। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा गया है कि उन्होंने क्या कर दिया था, आयात शुल्क वसूल करने बैठ गए थे। ठीक है, उन्होंने सरकारों पर दबाव डाला कि वो कपड़े पर आयात शुल्क वसूल करें। ठीक है, इंग्लैंड के जो थे। ठीक है, और जिस कारण क्या हुआ, भारत का जो निर्यात था वो घटने लग गया और जो ब्रिटेन से कपड़े आने थे वो यहाँ काफ़ी मात्रा में पहुँच गए। इसलिए जो सूती उद्योग की गिरावट के मुख्य कारण ये रहे। तो आप इसको नोट कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और पूरा यहाँ तक नोट करिए। चलिए, इसमें अथवा वाला प्रश्न भी मिलता है। तो अथवा में ये है कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। ठीक है, जब पहला विश्व युद्ध था तो भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। मैंने इसका प्रश्न आंसर बहुत विस्तार से लिखा है। ठीक है, अगर बाय द वे इस वर्ष अगर वो लॉन्ग आंसर में आए तो आप आराम से लिख सकें। ठीक है, अगर शॉर्ट आंसर में आए तो आप सिर्फ 1-2 कारण लिखिए। ठीक है, 1 या 2 कारण लिखिए। अगर लॉन्ग आंसर में आए तो आप पूरा लिखिए। पहले आप यहाँ से और यहाँ तक नोट करें। ठीक है, और फिर आप थर्ड वाले को भी नोट कर सकते हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक नोट करें। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है। जो ब्रेटन वुड्स समझौता था उसका क्या अर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भविष्य में आप प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे तो वहाँ के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद ही IMF और विश्व बैंक का गठन हो गया था। ठीक है, तो इसको भी आप बहुत अच्छे से नोट कर लें। ठीक है, ये न केवल आपके क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि फॉर फ्यूचर आप जो कंपटीशन देने वाले हैं उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसमें अथवा वाला आता है। अथवा वाले के रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं, ये सिल्क रोड या रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो ये है कि रेशम मार्ग प्राचीन काल और मध्यकाल में ये व्यापारिक मार्ग थे, सांस्कृतिक और व्यापारिक मार्ग थे। तो उसको ये आप नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की है। तो ये आप नोट कर लेंगे। शॉर्ट आंसर में आएगा तो इतना ही करिए
और लॉन्ग आंसर में आएगा तो मैंने काफ़ी दे रखे हैं, आप पूरा नोट कर लिए। पहले यहाँ तक नोट करिए और उसके बाद आप इसको भी नोट कर सकते हैं, यहाँ से और यहाँ तक आप नोट करें। ठीक है, ये मैंने जो क्वेश्चन बहुत विस्तार में इसलिए लिखे हैं कि बाय द वे इस वर्ष जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर ये लॉन्ग आंसर में आए, अगर लॉन्ग आंसर में आए तो तब भी आप क्या कर सकें, आपको ये आप के लिए वो भी यूज़फुल हो। अगर मैं बिल्कुल छोटा ही लिखता तो सिर्फ आपके लिए शॉर्ट आंसर में ही काम आता, तो आप पूरा नोट करेंगे। एज ए लॉन्ग आंसर रखेंगे, शॉर्ट आंसर मैंने आपको बताया कि आप सिर्फ 2 ही लिखें। ठीक है, 3 नंबर में आए तो थोड़ा ज़्यादा लिखें और लॉन्ग आंसर में आए तो और लिखें। क्वेश्चन नंबर 14 है, नवीनीकरण योग्य संसाधन और अनवीनीकरण योग्य संसाधन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये है कि जो नवीनीकरण योग्य संसाधन है वो क्या है और अनवीनीकरण योग्य संसाधन है वो क्या है। अनवीनीकरण योग्य संसाधन क्या हो, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि ये हो गए। ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायु गैस, जल विद्युत, जैव संसाधन, ये क्या है, ये नवीनीकरण संसाधन है। तो आप इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज कीजिए और पूरे क्वेश्चन आप नोट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 15 देखें, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि वो भी 100% मार्क्स को अचीव करें। ठीक है, और अपनी कॉपी में सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी कॉपी में पूरे क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्यापार संतुलन क्या है, समझाइए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बोल्ड में लिखा है, किसी भी देश के निर्यात और आयात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। अगर ये 1 नंबर में आए तो इतना ही लिखना है आपने। ठीक है, समझ रहे हैं कि किस इतना ही लिख के 1 नंबर में ये रहेगा। चलिए, और बाकी तो आप इतना नोट करें। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। आई होप कि आप नोट करते जा रहे हैं, वीडियो को पॉज कर करके आप नोट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कुछ ऐसे कारकों की चर्चा कीजिए जिनसे उपभोक्ता का शोषण होता है। ठीक है, कि उपभोक्ताओं का शोषण कहाँ कहाँ होता है। तो घटिया सामान मिलता है, कम तोलने या मापना होता है। ठीक है, कम तोलते हैं या अगर कपड़ा लेना तो उसको कम नापते हैं, अधिक मूल्य लेते हैं, मिलावट करते हैं। तो ये भी मैंने एज ए लॉन्ग आंसर ही लिखा है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखा है, आप इसको भी पूरा ही नोट करेंगे। पहले आप यहाँ से नोट कीजिए यहाँ तक। ठीक है, अधिक मूल्य तक आप नोट करेंगे, फिर आप मिलावट से लेकर और सुरक्षा उपायों की अवहेलना तक नोट करेंगे, जिससे कि अगर लॉन्ग आंसर में आए तो आप उसको वहाँ भी लिख पाएँ। ठीक है, ये उसके बाद 6 से यहाँ तक शुरू करें, यहाँ तक नोट करें और फिर आप 8 वाला नोट करें। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक नोट कर लेते हैं तो अगर लॉन्ग आंसर में भी आए, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप पेपर देने वाले हैं, तो जब भी अगर लॉन्ग आंसर में आए तो आप वहाँ भी इसको आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपने क्वेश्चन नंबर 16 नोट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सुनामी से उत्पन्न होने वाले कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो पहले आप थोड़ा से सुनामी का अर्थ लिख लेंगे कि सुनामी जापानी मूल का शब्द है, सु तथा नामी के संयोग से बना हुआ है। सु का अर्थ बंदरगाह और नामी का अर्थ लहरें होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो गया, सुनामी बंदरगाह की ओर प्रवाहित होने वाली समुद्री लहरें हैं। अब यहाँ पूछा गया है कि उसके कारण क्या क्या है, सुनामी आने के क्या क्या कारण हैं। तो आप पहले इतना नोट कर लें भाई। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो यह है कि समुद्र की आंतरिक उथल पुथल। ठीक है, जो आप जानते हैं कि उसमें प्लेटें खिसक जाती हैं और उथल पुथल होने के कारण भी सुनामी आ सकती है। भूकंप के अगर महासागरों में भूकंप के कारण ही लहरें बनती हैं, तेज़ लहरें बनती हैं और वो किनारे की तरफ आती हैं। तो आप पहले यहाँ से और यहाँ तक नोट कर लें। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ तक नोट करें। ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी अगर समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोट हो गया तो सुनामी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, उसके बाद इसको नोट करें, भूस्खलन के कारण भी, और धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह अगर समुद्र में गिर गए, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे बड़ा जो हमारी पृथ्वी है उसमें 70% जो हिस्सा है वो समुद्र का है।
तो समुद्र में धूमकेतु या क्षुद्रग्रह गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर वहाँ गिर गए तो उससे बड़ी बड़ी लहरें उठने का चांस बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट करें। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मैंने सारे प्रश्न बहुत दीर्घ उत्तरीय के आसपास बनाए हैं। ठीक है, जिससे कि अगर प्रश्न दीर्घ उत्तरीय में आए तो आप वहाँ भी आपके लिए ये बेनिफिट रही। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्राकृतिक आपदा में वैकल्पिक संचार प्रणालियाँ किस प्रकार उपयोगी होती हैं। समझ, कई बार जो प्रणालियाँ हैं, जो मुख्य संचार प्रणालियाँ हैं, वो क्या होती हैं, अगर जैसे टेलीफोन वगैरह वगैरह तार कट गया या टावर टूट गया तो उसके बाद क्या होगा, नेटवर्क तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये जो वैकल्पिक संचार के माध्यम हैं वो किस प्रकार आपदा में उपयोगी होते हैं, तो आप पहले यहाँ से लिखेंगे और यहाँ पे तक। ठीक है, रेडियो संचार, एमेचर या हैम रेडियो, इसको यहाँ तक आप नोट करें। ठीक है, प्रसारण करता है तक नोट करें। ठीक है, उसके बाद आप उपग्रह संचार प्रणाली से लेकर और यहाँ तक आप नोट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है 1789 ईस्वी में हुई फ्रांस की क्रांति के परिणामों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। तो उसके परिणाम क्या रहे कि सामंतशाही का अंत हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप नोट करें। ठीक, पहले फ्रांस में हुआ और धीरे धीरे पूरी दुनिया में सामंतशाही का अंत हो गया था। उसके बाद आप यहाँ से 2 वाला लिखें, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हो गई और धीरे धीरे पूरी दुनिया में हो गई। ठीक है, 3 लिखें, राष्ट्रीय भावना, फिर यहाँ तक लिखें। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ तक नोट करें। फिर मैं आपको फिर दिखाता हूँ। फिर आप राष्ट्रीय भावना का विकास से लिखेंगे और लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन तक लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप समाजवाद की स्थापना लिखेंगे और शिक्षा एवं संस्कृति का विकास लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट करके भी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। जो रोलेट एक्ट, जिसको हम काला कानून भी कहते हैं, इसके विरोध में क्यों थे। ठीक है, 1919 में हुआ था। ठीक, तो ये पहले उसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे और उसके विरोध के बारे में क्यों थे, जो मुख्य बातें थी कि जिसका हम विरोध कर रहे थे, तो वो क्यों था। तो पहले आप यहाँ तक लिखिए, निम्नलिखित तक। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ से लिखेंगे और यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप फर्स्ट से लिखिए और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं, ये काउंटिंग गलत होगी। यहाँ पे थर्ड तक आप लिखेंगे, फिर फोर्थ से लिखेंगे। ठीक है, थर्ड तक आपने लिख दिया है, तो उसके बाद आप फोर्थ से फोर्थ वाला लिखेंगे। ठीक है, ये फोर्थ है, यहाँ से आप लिखेंगे और यहाँ तक लिखते जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, समझाइए। तो औद्योगिक प्रदूषण के बारे में है। तो उद्योगों के द्वारा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण किया जाता है। तो आप इसको विस्तार से लिखेंगे क्योंकि ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। तो आप अगर लघुत्तरीय है तो आप यहाँ से कि कौन कौन से प्रदूषण करते हैं, तो यहाँ तक आया तो आप ये वाले प्रदूषण करते हैं। 1 नंबर में तो ये हो गया, लेकिन ये दीर्घोत्तरीय है तो आपको इनके बारे में भी डिटेल से लिखना है। तो अब हम यहाँ से लिख लेते हैं। तो पहले आप वायु प्रदूषण के बारे में लिखिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ तक आप नोट कीजिए अपनी कॉपी में। उसके बाद आप जल प्रदूषण लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से जल प्रदूषण पूरा लिखिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। उसके बाद आप भूमि और ध्वनि प्रदूषण लिखेंगे। ठीक है, इतना सब के बाद आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और 2-3 बार पढ़ें इसको, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर इसका अथवा होता है कि भारत में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में संकेंद्रित है। क्यों, ऐसा क्यों है कि सारे उद्योग लगभग जो लोहा और इस्पात उद्योग है वहीं हैं, तो ऐसा क्यों है। ठीक, तो आप इसको लिखेंगे, पहले यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे कि क्यों क्यों है भाई,
ऐसा छोटा नागपुर आप उसमें लिखेंगे। छोटा नागपुर पठार अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बिहार, बंगाल, झारखंड कच्चा माल प्रदान करता है। ठीक है, तो पहले आप यहाँ तक लिखें, इसको फर्स्ट वाला पूरा करें। उसके बाद आप सेकंड से लेकर और यहाँ तक लिखते जाएंगे। ठीक है, आप इसको नोट भी करें। मैंने ये पॉइंट पॉइंट में लिखा है, आप इसको अगर चाहें तो हेडिंग बना बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ मैंने पॉइंट पॉइंट में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे ये है, पहले यहाँ तक लिखें। उसके बाद फिर यहाँ से किए जाते से हैं से ले बेल्जियम में इसका उदाहरण है, यहाँ तक नोट करें। ठीक है, थर्ड वाला आपने नोट कर लिया है। उसके बाद आप फोर्थ वाला भी नोट कर लें। ठीक है, अपनी कॉपी में नोट करें और कम से कम 2 या 3 बार इसको पढ़ते रहें, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं? उदाहरण भी दीजिए, आपको उदाहरण भी लिखने हैं। ठीक है, ये आप समझ लें। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, सामाजिक विभाजन के प्रभावित करने वाले ये जो कारक हैं, इनको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। और उसके बाद उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखा है, उदाहरण के लिए आप यहाँ तक नोट करें। उसके बाद ये जो 2 एग्जाम्पल हैं, ठीक है, सामाजिक विभाजन के उत्तरी आयरलैंड और यूगोस्लाविया, इसको आप नोट कर लें कि कैसे यूगोस्लाविया छिन्न भिन्न हो गया, कई देशों में बंट गया। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए क्वेश्चन में हम 24 देख लेते हैं। दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है? आपको दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर बताना है। ठीक है, तो पहले आप इनको नोट कर लें। ठीक है, आप यहाँ तक नोट कर लें कि भाई राजनीतिक दल एक औपचारिक संगठन होते हैं, जबकि दबाव समूह औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार के संगठन हो सकते हैं। ठीक है, राजनीतिक दल तो औपचारिक ही रहेंगे, लेकिन जो दबाव समूह हैं वो दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, पहला वाला लिख देंगे। उसके बाद आप पॉइंट 2 से लेकर पॉइंट 5 तक लगातार लिखते रहेंगे। ठीक, कि एक व्यक्ति एक ही राजनीतिक दल का सदस्य हो सकता है, लेकिन जो दबाव समूह है वो काफ़ी एक से ज़्यादा दबाव समूहों के सदस्य हो सकते हैं। तो यहाँ तक आप लिखते रहेंगे। इसमें जो अथवा वाला है, अथवा वाला ये कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कार्य की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे राजनीति के बारे में लिख देंगे थोड़े से। ठीक है, और उसके बाद दलों के प्रमुख कार्य लिखेंगे कि राजनीति का अर्थ क्या है। राज मतलब शासन और नीति मतलब उचित समय पर उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला। ठीक है, तो पहले आप ये लिख देंगे और फिर आप उसके कार्यों को वर्णित करेंगे। तो पहले आप यहाँ तक लिखेंगे कि नीतियाँ और कार्यक्रम तय करना, यहाँ से यहाँ तक लिखिए। ठीक है, उसके बाद आप लोकतंत्र का निर्माण से लेकर और चुनावों का संचालन तक लिखेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए या स्क्रीनशॉट रखिए। स्क्रीनशॉट रखने के लिए सिर्फ आप स्क्रीनशॉट नहीं रखेंगे, बल्कि उसको कॉपी में भी लिखना है। ये नहीं कि आप स्क्रीनशॉट रखना है और अपने फ़ोन में रख रहे हैं, तो आपको ये कॉपी में तो नोट करना ही करना है। ठीक है, हम अथवा वाले यहाँ इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ तो आप दोनों करेंगे। जब आप कॉपी में कर रहे हैं तो दोनों करेंगे, लेकिन जब पेपर में है तो तब ये तो आप पहले वाले करेंगे, ये तो अथवा वाला करेंगे। आपको कोई एक ही करना है। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया है। उसके बाद आप 5 वाले देखिए, शासन का संचालन, और यहाँ तक आप इसको लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप ये जो थोड़ा सा रह गया था दूसरे पेज में आ गया, तो आप यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, संघवाद क्या है? तो पहले आपको संघवाद के बारे में बताना है कि संघवाद क्या है, क्योंकि इसमें 2 प्रश्न हैं। तो पहले आप संघवाद के बारे में बताएंगे, दूसरा बताएंगे संघीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। तो पहले आपको संघवाद बताना है और फिर संघीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण विशेषताएं आपको बतानी है। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद आप भारतीय संघवाद की विशेषताएं बता सकते हैं या आप संघवाद की विशेषताएं बता सकते हैं। अगर भारतीय संघवाद की विशेषताएं हैं तो आप भारतीय शब्द भी लिखिए, अगर नहीं आ रखा तो आप संघवाद की विशेषताएं लिखिए। तो जो भारतीय संविधान संघवाद की विशेषताएं हैं वो लिखित और लिखित संविधान है, कठोर संविधान है, आप यहाँ तक नोट करें। ठीक है, उसके बाद आप शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका नोट करें। ठीक है, ये एक्चुअली 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करेंगे।
ठीक है। उसके बाद आप ये 5, 6 और 7 हो गए, तो आप यहाँ तक नोट करें। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम या मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। मनरेगा आप थोड़ा सा उसके बारे में पहले बताएंगे कि भाई वो पहले मनरेगा नहीं था, वो पहले क्या था, नरेगा था। ठीक है। तो अगर आप इसका जिक्र करते हैं तो आपका जो इम्प्रेशन पड़ता है वो काफ़ी अच्छा पड़ता है। तो आप थोड़े से पहले नरेगा मनरेगा के बारे में आप बता देंगे कि कब से ये 7 सितंबर 2005 से ये रोज़गार गारंटी अधिनियम या नरेगा शुरू हुआ था और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम नरेगा से मनरेगा कर दिया था। ठीक है। तो आप इसका भी जिक्र करेंगे। ठीक है। इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। उसके बाद आप उद्देश्य बताएंगे कि मनरेगा के उद्देश्य क्या क्या है। तो ये सारे उद्देश्य हैं। आप यहाँ पे मैंने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके दे रखे हैं। आप इसको एज ए हेडिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। बैंकों से आप क्या समझते हैं? आधुनिक युग में बैंकों के 3 प्रमुख कार्य बताइए। तो पहले आप बैंकों का अर्थ बताएंगे कि बैंक क्या है। ठीक है। और इसमें आपको सिर्फ 3 प्रमुख कार्य पूछे गए हैं, लेकिन मैंने उसके लगभग सारे कार्य लिखे हैं। ठीक है। अगर नेक्स्ट टाइम आए कि 3 प्रमुख की जगह आए कि बैंकों के कार्य लिखिए तो आपको ये प्रश्न वहाँ भी काम आएगा। तो पहले आप यहाँ तक नोट करेंगे कि बैंकों का अर्थ नोट करेंगे। ठीक है। उसके बाद आप बैंकों के कार्य नोट करेंगे। जमा पर रुपया प्राप्त करना, ऋण देना, पहले यहाँ तक नोट किए और फिर आप यहाँ तक नोट करिए। जो मैंने नंबर 1, नंबर 2 ऐसे कर रखे हैं, आप उनको नीचे की ओर भी लिख सकते हैं कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे करके नीचे की ओर भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ तक नोट करेंगे। ठीक है। उसके बाद आप 3rd और 4th वाला नोट करेंगे। ठीक है। वहाँ तो सिर्फ 3 ही कार्य हैं, लेकिन अगर ऐसा आया तो आप ये भी लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ से यहाँ तक नोट करिए और फिर आप लास्ट वाले पॉइंट को भी, 7वें नंबर को भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है। इस प्रकार अगर ये प्रश्न किसी भी तरह से आए तो आप इसको आसानी से कर पाए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि विश्व व्यापार संगठन WTO क्या है, इसके प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। इसमें भी 2 प्रश्न हैं। पहले आपको WTO के बारे में बताना है और उसके बाद उसके प्रमुख कार्यों के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले आप WTO के बारे में बताएंगे। ठीक है। कि WTO क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पे अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है एक, जो कि व्यापार समझौता कराता है। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसमें यूरोपीय संघ सहित 164 देश हैं। ठीक है। और लगभग 23 देशों को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। ठीक है। यानी लगभग दुनिया के लगभग सभी देश इसमें सम्मिलित हैं। तो आप पहले WTO क्या है इतना लिख लेंगे, यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। आप बताएंगे कि 1 जनवरी 1995 को जो मार्केट समझौता हुआ था उसमें ये GATT से इसको विश्व व्यापार संगठन बना दिया गया। ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिए कि 15 अप्रैल 1994 को 124, पहले आप 124 तक नोट कर लेंगे। उसके बाद आप इसको भी नोट करेंगे कि देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे शुरुआत में, और उसके बाद अब ये अर्थव्यवस्था के लिए दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसके जो प्रमुख कार्य हैं वो ये हैं। पहले आप 4 तक नोट करेंगे। ठीक है। और फिर आप 5 और 6 भी नोट कर सकते हैं। यहाँ तक आप नोट कर दीजिए। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा और आपके पूर्ण मार्क्स आने के चांस हैं। इसमें आपको अथवा ही मिलता है। आपको या तो ये वाला करना है, WTO वाला करना है, या तो ये वाला करना है। लेकिन कॉपी में आप दोनों लिखेंगे, उसको भी लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है? तो पहले आप वैश्वीकरण का क्या है तो आप वैश्वीकरण का अर्थ बताएंगे। ठीक है। उसके बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका के बारे में आप बताएंगे। तो आप पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है। वैश्वीकरण का अर्थ आप नोट कर लेंगे। उसके बाद जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका है यहाँ से यहाँ तक नोट कर लिए। उसके बाद आप इसको पूरा नोट कर लेंगे। मैंने ये पैराग्राफ बना के करे हैं। आप 1 2 3 4 करके भी कर सकते हैं। यहाँ तक आप करेंगे। ठीक है।
अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29 है कि आपको मानचित्र भरना है कि 2 राज्यों के नाम लिखिए जहाँ ये घटनाएं हुई। तो जलियांवाला बाग का हत्याकांड कहाँ हुआ? पंजाब में। चंपारण, इसको जरा ठीक कर लेंगे, चंपारण जो सत्याग्रह था, आंदोलन था, वो कहाँ हुआ? वो बिहार में। ठीक है, आपको ये भी दे रखे हैं आपको कि तूतीकोरिन समुद्री पतन कहाँ है, उसको आपको गोले से दर्शाना है। तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है, वैसे दुर्गापुर लौह एवं इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में। पूर्व पश्चिम गलियारे का पश्चिमी छोर को आपको इस तरह से दिखाना। तो ये वाला ये जो पूर्वी पश्चिम अभी मैं दिखाऊंगा, तो जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी पश्चिम, ये सिलचर से शुरू होता है और पश्चिमी जो छोर है वो पोरबंदर तक जाता है, यानी गुजरात में जाता है। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है। तो मैंने मैप भी दे रखा है, आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप भर सकते हैं। ठीक है, कि भाई जलियांवाला बाग का हत्याकांड यहाँ जो पूर्वी पश्चिमी गलियारा है वो यहाँ पे पोरबंदर। ठीक है, और जितने भी हैं और मैं देख लेता हूँ एक बार फिर से, दुर्गापुर लौह इस्पात चिन्ह और ये सब आप यहाँ इसमें ही भरेंगे। ठीक है, इसके बाद दिव्यांगों के लिए रह जाता है, तो उनका तो मैंने ऊपर ही कर लिया है। ठीक है, सॉल्व कर लिया है कि जो ये कहाँ हुआ? पंजाब में, ये बिहार में। ठीक है, ये तमिलनाडु में, ये पश्चिम बंगाल में, ये पोरबंदर में, और नरोरा परमाणु केंद्र बुलंदशहर में है। ठीक है, तो आप ये सब नोट कर लेंगे। मैप मैंने आपको दे रखा है, आप उसका स्क्रीनशॉट रख के आप उसको उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आप मैप की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये 6 मार्क्स का है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका ये मार्क्स तो कंफर्म है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको सारे प्रश्न आपने नोट कर लिए होंगे, आपको समझ में भी आए होंगे। अगर आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में यस लिखेंगे। कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है तो आप वहाँ उस क्वेश्चन नंबर डाल के उसको लिखेंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको वहाँ एक्सप्लेन करूँ या इसके लिए एक नया सा वीडियो बनाएं जिससे आपको वो प्रश्न भी समझ में आ जाए और आप 100% मार्क्स को अचीव करें। ठीक है, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, और खूब मेहनत करें जिससे कि आपकी 100% मार्क्स आए। ठीक है, और आप मेरिट लिस्ट में सम्मिलित हों। आपको आने वाले जो आपकी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।